ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छे से निकले और आप जो हम पिछले साल में जो हम लोग एक साल से भुगत रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग एक साल से फेस कर रहे हैं कोविड पैंडेमिक, उससे हम कुछ रिलैक्स मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और नए साल में हम आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेडल्स लॉ। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सेप्शन ऑफ मेडल लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम जो था उसके कुछ मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस जैसे एग्जांपल्स हमने वहाँ पर, लीथल जीन जैसे एग्जांपल्स हमने वहाँ पर देखे थे। वो सारे एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। मेडल का हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अगर हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अगर हम पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उस नियम के बहुत सारे अपवाद हैं। एक नहीं, हजारों अपवाद हैं उस नियम के। मेडल ने कहा था कि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ मेडल ने जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इनका प्रभाव, एक जीन के एक्सप्रेशन का प्रभाव दूसरे जीन पर नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनका होता है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये मेडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था और ये लॉ डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। तो इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेकर कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और मेडल ने जिस तरह से जीनों का इफेक्ट F2 पीढ़ी में पड़ता है, जो मेडल ने जो रेशियो आया था, मेडल का 9:3:3:1, उसको कई नियम फॉलो नहीं करते हैं। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं मेंडलिज्म रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं। इस कारण उन सभी एक्सपेरिमेंट को हम एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं। आज मैं इस वीडियो में 2 एक्सेप्शन की बात करूंगी जो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन। क्या है, इनकी हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब ये होता है कि ऐसे जीन जिसमें अकेला जीन अपने आप को प्रकट, डोमिनेंट अवस्था में प्रकट नहीं कर पाता है। जब दोनों जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, चाहे वो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, अलग अलग लोकाई पर, या वो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, ये दोनों जीन अपने आप को एक साथ प्रकट करते हैं। अकेला डोमिनेट जीन अपने कैरेक्टर को प्रकट नहीं कर पाएगा। अर्थात मैं सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। यहाँ मेंडल के नियम का खंडन हो रहा है। मेंडल ऐसे कह रहे थे कि जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसका होता है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जीन ये कह रहे हैं कि जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो एक जीन के एक्सप्रेशन को दूसरा जीन इफेक्ट करेगा, वो उसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, वो उसके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसे जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। जीनों का आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है और जीन इंट्रैक्शन के कारण ही एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को इफेक्ट करेगा, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, प्रभावित करता है। तो ये जो जीन है, जब एक लक्षण को उत्पन्न करने वाले 2 जोड़ी जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, परंतु कोई भी एक जोड़ी जीन पृथक रूप से अपने लक्षण को प्रकट करने में सक्षम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये जीन, चाहे यहाँ पर ये जीन जो है मान ले में C और यहाँ पर ये जीन P है, अगर ये दोनों जीन साथ में जाएंगे तो ये जीन एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और इनका डोमिनेंट प्रभाव फिनोटिपिक रूप से प्रकट होगा। ये अलग अलग अपने प्रभाव को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। अकेला C अपने आप को
प्रकट करने में समर्थ नहीं होगा और अकेला पी भी अपने आप को प्रकट करने में समर्थ नहीं होगा। इस कारण ये दोनों जीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक जीन में जीन एक जोड़ी वास्तविक निर्धारक की भांति जबकि दूसरी जीन की दूसरी जोड़ी प्रारंभिक अवस्था या आलंबक की भांति कार्य करती है। तो आप यहाँ देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन आर जीन दैट बोथ कंट्रीब्यूट टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। एक सिंगल लक्षण प्रकट करने में दोनों जीनों का योगदान है, चाहे वो गुणसूत्र के अलग अलग लोकाई पे मौजूद है या फिर वो अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद हैं। जब ये दोनों जीन एक साथ होंगे तो ये डोमिनेंट अवस्था में अपने आप को प्रकट करेंगे। जब ये जीन अलग अलग हो जाएंगे तब ये जीन एक अपने आप को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रकट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। You may also think of complementary gene as any instance in which dominant form of both genes are required for the dominant characteristic to be seen। कि जेनेटिक हमें कोई डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक वहाँ पर यानी कि जो फिनोटिपिक हमें देखना है, फिनोटिपिक देखने के लिए उसमें दोनों जीन का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों डोमिनेंट जीन मौजूद नहीं है तो आपको वो करेक्टर नज़र नहीं आएगा, कोई और ही फिनोटिपिक लक्षण वहाँ पर प्रकट होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है मीठी मटर रेथाइरस ओडोरेटस। इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें A1 पीढ़ी में यहाँ पर आप देखिए लेंथाइरस ओडोरेटस में, जिसको स्वीट पी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि दो जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पर या एक ही क्रोमोसोम के दो अलग अलग लोकाई पर स्थित हैं, ये जीन जब F2 पीढ़ी में जाते हैं तो जब ये जीन दोनों एक साथ हैं तो अपने करैक्टर को प्रकट करेंगे, और ये जब जीन अलग अलग हो जाते हैं तो अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये दोनों जीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं। स्वीट पी इसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, जिसमें पर्पल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन एक पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण दो तरह के स्वीट पी पे आप फ्लावर देख सकते हैं, एक पर्पल और वाइट। पर्पल कलर एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है और एंथोसाइनिन पिगमेंट का बनना दो जीनों पर निर्भर करता है, जीन पी एंड जीन सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये प्रिकॉसर है। कोई भी पिगमेंट जब पिगमेंटेशन होता है फ्लावर में तो उसका प्रिकॉसर होता है, प्रिकॉसर जिससे वो जीन बनेगा। ए मान लो प्रिकॉसर है और यहाँ पर सी जीन अगर मौजूद है तो इस प्रिकॉसर से सबसे पहले क्रोमोजीन बनेगा। यह एंजाइम E1 काम करेगा। क्रोमोजीन जो बना है वो पी जीन की उपस्थिति में एंथोसाइनिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन अगर बनता है तो फ्लावर कैसे बनेंगे? कैसे फ्लावर बनेंगे? पर्पल। यानी कि अगर पी और सी दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो स्वीट पी के फ्लावर का रंग पर्पल होगा। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है, यानी यहाँ तो कैपिटल पी नहीं है, यहाँ कैपिटल सी नहीं है, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर अगर अनुपस्थित है तो फ्लावर का रंग पर्पल नहीं होगा, फ्लावर वाइट कलर के बनेंगे। तो ये दो जीन जो हैं, जब ये दोनों जीन डोमिनेट अवस्था में अपने आप को प्रकट करते हैं तो इन जीनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। और ये घटना जीन इंटरेक्शन कहलाती है। जैन एक जीन एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर है, उनमें इंटरेक्शन हो रहा है। ये जीन इंटरेक्शन के भी एग्जाम्पल हैं। इस क्रॉस से हम लोग देखते हैं, ये जो स्वीट पी ये पर्पल कलर का है, ये वाइट कलर का है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल पी कैपिटल सी, अगर दोनों आ रहे हैं तो फ्लावर कैसा बनेगा? पर्पल बनेगा। स्मॉल पी स्मॉल सी ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो फ्लावर कलर कैसा होगा? वाइट होगा। अब आप लोग देखिए कि F1 पीढ़ी में
दोनों प्रकट हो रहे हैं, कैपिटल P भी साथ में आ रहा है और कैपिटल C भी, तो फ्लावर का कलर कैसा हुआ? पर्पल कलर हुआ। जब हम ये क्रॉस यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे, 4 तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती है, कैपिटल P, कैपिटल C, कैपिटल P, स्मॉल c, कैपिटल P, कैपिटल स्मॉल c, स्मॉल p। यही स्थिति आपको यहाँ समझने की है F2 पीढ़ी में। जब हम F2 पीढ़ी की बात करते हैं तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ कैपिटल P और कैपिटल C दोनों साथ में आएंगे वो फ्लावर कैसा बनेगा? पर्पल बनेगा। जहाँ केवल कैपिटल C है उसके साथ कैपिटल P नहीं है तो फ्लावर वाइट बनेगा। जहाँ कैपिटल P है लेकिन कैपिटल C नहीं है, उसके साथ स्मॉल c है, तो भी फ्लावर कैसा बनेगा? वाइट बनेगा। दोनों होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल c स्मॉल p, तो भी फ्लावर वाइट बनेगा। क्यों बना वाइट? मान लीजिए हमने ये जो मैंने रिएक्शन यहाँ पर देखी, हम इस करेक्टर को मैं लेकर आपको समझाऊँ। यहाँ कैपिटल C और स्मॉल p है, यानी हुआ क्या कि प्रिकॉर्सर से क्रोमोजीन तो बन गया लेकिन यहाँ तो स्मॉल p आ गया। जब जीन स्मॉल p होगा तो ये क्रोमोजीन एंथोसाइनिन बनाने में सक्षम नहीं होगा। जब एंथोसाइनिन नहीं बनेगा तो फ्लावर का कलर पर्पल नहीं होगा। इसी तरह से आप लोग अगला देखें कि यहाँ पर स्मॉल c, यहाँ पर कैपिटल C और स्मॉल p है। कैपिटल C तो कैपिटल C है तो क्या हुआ? क्रोमोजीन तो बन गया लेकिन यहाँ पर कैपिटल P नहीं होने से यहाँ एंथोसाइनिन नहीं बनेगा। यहाँ देखिए कैपिटल P है लेकिन स्मॉल c है। अब अगर क्रोमोजीन है तो एंथोसाइनिन तो बन सकता है कैपिटल P की उपस्थिति में, लेकिन चूंकि यहाँ पर कैपिटल C है ही नहीं तो प्रिकॉर्सर से क्रोमोजीन नहीं बनेगा। जब क्रोमोजीन जीन ही नहीं बनेगा तो एंथोसाइनिन बनने की कोई संभावना नहीं है, तो फ्लावर का कलर पर्पल ना होकर वाइट होगा। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि मेंडल का जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए था? 9:3:3:1 आना चाहिए था। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट अगर होता, जीन एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो रेशियो क्या आता? 9:3:3:1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ रेशियो आ रहा है 9:7। कैसे? 9 क्या बने? पर्पल, 3:6 और 7 बने हैं वाइट, तो रेशियो क्या हो गया? 9:7। जो रेशियो था वो रिप्लेस हो गया। मेंडल का रेशियो, मेंडलिज्म का जो नॉर्मल रेशियो था 9:3:3:1, वो किस में रिप्लेस हो गया? 9:7 में रिप्लेस हो गया है। इस कारण इसको मेंडलिज्म का एक्सेप्शन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल लॉ का एक अपवाद है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जब दोनों जीन चाहे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित है या एक ही क्रोमोसोम के दो अलग अलग लोकाई पर उपस्थित होते हैं, जब वो जीन अगर F2 पीढ़ी में जाते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को अपने एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। जब दोनों डोमिनेट जीन एक साथ प्रेजेंट होंगे तो पर्पल कलर के फ्लावर बनेंगे, और जब दोनों डोमिनेट जीन एक साथ उपस्थित नहीं है तो वो फिनोटिपिक प्रभाव अपना प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इस कारण इन जीनों को कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पर पूरा आपको फ्लो चार्ट से यहाँ पर पूरा हम लोगों ने इसको चेकर बोर्ड से समझा है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट पीढ़ी में यहाँ पर जो बन रहे हैं वो क्या बनेंगे? पर्पल फ्लावर बनेंगे, क्योंकि कैपिटल C और कैपिटल P दोनों अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी इनका रेशियो जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9 पर्पल और 7 क्या बनेंगे? वाइट यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से ये रेशियो है। आप ये टेबल बनाकर मैंने आपको पीछे समझा ही दिया कि जहाँ जहाँ कैपिटल P और कैपिटल C दोनों होंगे वो सारे फ्लावर कैसे बनेंगे? पर्पल बनेंगे। जहाँ जहाँ दोनों में कैपिटल P और कैपिटल C होंगे वो फ्लावर सारे क्या बनेंगे? पर्पल बनेंगे। और ये पर्पल फ्लावर कितने हैं? 4 और 4 8 और 9, और 7 कैसे हैं? वाइट है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल C और कैपिटल P दोनों एक साथ नहीं है। जब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तो एंथोसाइनिन नहीं बनेगा। एंथोसाइनिन नहीं बनेगा तो फ्लावर का रंग पर्पल न होकर कैसा होगा? वाइट होगा। तो ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल।
अगला हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री में समझते हैं ना, एक को हैंडल करके चलना। तो यहाँ पर दो डोमिनेंट जीन में से एक डोमिनेंट जीन अपने आप को प्रकट करेगा, दूसरा अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। वो केवल उसके लक्षण को क्या करता है, सप्लीमेंट करता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो एक अलग ही लक्षण को, फिनोटिपिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। वहाँ क्या हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है फिनोटिपिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन सप्लीमेंट्री में केवल एक जीन अपने आप को डोमिनेंट अवस्था में प्रकट करता है और फिनोटिपिकली प्रकट करता है, दूसरा डोमिनेंट जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाते हैं तो F1 पीढ़ी में एक नया फिनोटिपिक देखने को मिलता है। तो क्या है, दो स्वतंत्र जीनों की इस प्रकार पारस्परिक क्रिया, जीन इंट्रैक्शन, पारस्परिक मीन्स जीन इंट्रैक्शन प्राप्त संतति, उनमें पारोपी फिनोटिपिक लक्षण भिन्न होते हैं। तो ऐसे जीन संपूरक जीन कहलाते हैं, यानी सप्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं। यहाँ रेशियो 9:3:4 प्राप्त होगा। यहाँ बहुत सिंपल भाषा में देखिए कि सप्लीमेंट्री जीन आर जीन दैट बोथ कंट्रीब्यूट टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक where one gene can mask the effect of other gene. You may also think of supplementary gene in terms of one gene producing a characteristic. एक जीन करेक्टर को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सेकेंड जीन एंड ओनली बीइंग टू एबल सप्लीमेंट दिस करेक्टरिस्टिक, वो केवल उस करेक्टर को सप्लीमेंट करेगा, अपने आप को वो जीन प्रकट नहीं करेगा। केवल एक जीन ही डोमिनेंट अवस्था में अपने आप को प्रकट करेगा, दूसरा डोमिनेंट जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये जो जीन है, जैसे ये अलग अलग एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पर दो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। डोमिनेंट जीन अलग अलग लोकाई पर उपस्थित होते हैं। कोट कलर इन माइस में कोट कलर जो होता है वो सप्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है। कैसे, यहाँ पर यही आपको समझना है कि दो जीन है, जीन बी डोमिनेंट अवस्था में है और अगर जीन बी प्रकट होता है तो ब्लैक कलर के माइस का कोट कलर होगा। ध्यान से समझिएगा, केवल जीन बी अगर मौजूद है तो माइस का कोट कलर ब्लैक होगा। अगर होमोजाइगस बीबी है तो अल्बाइनो। दूसरा डोमिनेंट जीन ए, दो डोमिनेंट जीन है, पहला बी और दूसरा ए। डोमिनेंट जीन ए पिगमेंटेशन नहीं करता है, अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। ये केवल कैरेक्टर का सप्लीमेंट करता है, अपने आप को फिनोटिपिकली रूप से ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस कारण जहाँ जहाँ ए प्रेजेंट होगा वो भी अल्बियानो होगा। दूसरा, अगर सपोज ए और बी दोनों डोमिनेंट जीन साथ में आ गए, अगर वो दोनों डोमिनेंट जीन साथ में आ जाए तो एक नया कॉम्बिनेशन प्रकट होता है, वो है अगौटी। ग्रे कलर, अगौटी कलर का माइस आएगा अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जीनों की जो जिस तरह से इनहेरिटेंस होना चाहिए था उस तरह से इनका स्वतंत्र इनहेरिटेंस नहीं हुआ है। एक जीन ने दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित किया है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ जीन जो था ब्लैक, बी जो था वो ब्लैक के लिए था, लेकिन जब ए और बी दोनों साथ में आ गए तो दोनों ने एक दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रभावित किया और एक नया फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता, अगौटी फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आएंगे। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों को समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों डोमिनेंट जीनों का होना ज़रूरी था एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री में एक डोमिनेंट जीन अपने आप को प्रकट करता है, दूसरा जीन केवल कैरेक्टर को सप्लीमेंट करता है। जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ उपस्थित होंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन प्रकट होगा अगली पीढ़ी में। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ब्लैक माइस कोट कलर वाले माइस का जब हम अल्बाइनो कलर वाले
कोट माइस के साथ रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सब अगौटी बनते हैं। अगौटी क्यों बना? ड्यू टू जीन इंट्रैक्शन बिटवीन B एंड A, क्योंकि भाई यहाँ तो B भी प्रेजेंट है, कैपिटल B भी प्रेजेंट है और कैपिटल A भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। जब दोनों प्रेजेंट है तो ये दोनों आपस में इंट्रैक्शन करेंगे और एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ, अगौटी। अगर केवल B होता तो कैसा होता? ब्लैक। A होता, कोई एक्सप्रेशन नहीं है फिनोटिपिक, तो कैसा बनता? अल्बाइनो। स्मॉल a स्मॉल b होते तो भी कोई जीन एक्सप्रेशन उनका नहीं है, फिनोटिपिक रूप से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए अल्बाइनो बनता। लेकिन चूंकि यहाँ पर F1 पीढ़ी में A और B दोनों एक साथ आए तो इनमें जीन इंट्रैक्शन हुआ है और जीन इंट्रैक्शन होने के कारण एक नया कॉम्बिनेशन F1 पीढ़ी में बना और वो है अगौटी। अगर इसका F1 पीढ़ी में जब हम सेल पॉलिनेशन करवाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कितने कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं? 4 तरह के कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों होंगे, कैपिटल B और कैपिटल A, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, और हेट्रोजाइगस यानी कि वो B B A A या फिर इस तरह से भी हो सकते हैं B B A A। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में होंगे। अगर दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं कैपिटल B और कैपिटल A, तो चूहे के कोट का कलर माइस के कोट का कलर अगौटी होगा। अगर B, मैंने कहा B डोमिनेंट है, वो उसका फिनोटिपिक प्रकट होता है, वो अपने आप को प्रकट करता है। जहाँ जहाँ कैपिटल B होगा माइस ब्लैक होगा, उसका कोट कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। B और कैपिटल A दोनों का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, दोनों अपने आप को कोई पिगमेंटेशन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए अल्बाइनो होगा। A और B भी अपना कोई भी पिगमेंटेशन प्रदर्शित नहीं करेंगे, अल्बाइनो होगा। नॉर्मली रेशियो मेडलिज्म का क्या होना चाहिए था? 9:3:3:1 होना चाहिए था, लेकिन ये रेशियो यहाँ पर रिप्लेस हो गया। कैसे रिप्लेस हुआ? यहाँ देख लीजिए। 9 तो अगौटी बने हैं, अगौटी कितने बने हैं? 9, और 9 क्या बने? अगौटी। अब ब्लैक कितने बने? 3, लेकिन अल्बाइनो जो है वो 3 और 1 यानी टोटल 4 बन गए। तो रेशियो आया 9:3:4। मेडलिज्म के रेशियो को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है। मेडलिज्म का रेशियो यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाने के कारण इसको मेडलिज्म का अपवाद माना गया है। तो दोनों, उम्मीद है आप दोनों अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। ये आप यहाँ पर इसको यहाँ समझ सकते हैं, इसमें भी अच्छी तरह से कि ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, लेकिन चूंकि आप यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो एक बार फिर हम लोग जब बात करें मेडलिज्म की कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में जीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों डोमिनेंट जीन की ज़रूरत होती है, लेकिन सप्लीमेंट्री में केवल एक डोमिनेंट जीन अपने आप को प्रकट करता है, दूसरा अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। यहाँ अगर दोनों डोमिनेंट जीन साथ में आता है तो एक नया ही फिनोटिपिक हमें देखने को मिलेगा। B अगर ब्लैक के लिए है और B और कैपिटल A वो पिगमेंटेशन नहीं करता है कैपिटल A, लेकिन वो जीन का सप्लीमेंट्री है, वो उसको सप्लीमेंट कर रहा है उसके कैरेक्टर को। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो इनका आपस में जीन इंट्रैक्शन होगा और जीन इंट्रैक्शन के कारण एक नया ही फिनोटिपिक रिप्रेजेंट होगा, अगौटी। ग्रे रंग का माइस का कोट कलर प्रकट होगा। तो इनका जो रेशियो है, मेंडलिज्म का जो सामान्य रेशियो है 9:3:3:1, वो रेशियो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाता है। इस कारण इन दोनों को मेडल के नियम का अपवाद माना गया है। यानी मेडल जो कह रहे थे कि जीनों का इनहेरिटेंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जब जीन इनहेरिटेंट होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन कई ऐसे अपवाद, कई ऐसे एक्सेप्शन हमें देखने को मिले हैं कि जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है, उसको इफेक्टेड करता है जीन इंटरेक्शन के कारण, और एक नया रेशियो आता है जो मेडलिज्म के रेशियो को रिप्लेस कर देता है। तो आप इन दोनों जीनों को अच्छी तरह से समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के 2 अपवाद है। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो मेडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेकर करवाया उसके, और पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शंस थे। तो अच्छे से एक्सेप्शन को आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।